गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताना आवश्यक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं अध्यापन के साथ साथ कुछ आयोग में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी काम करता हूं। मैंने ये जो चैनल बनाया, कहीं ना कहीं मेरी निगाह में ये था कि इंटरमीडिएट तक जो छात्र हैं उनको अच्छे अध्यापक हिंदी माध्यम से उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इसलिए इस चैनल को मैंने प्रारंभ किया, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट और अपने कई करीबी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप अन्य परीक्षाएं दे सकते हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं और एज ए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं किसी विश्वविद्यालय के लिए, किसी महाविद्यालय के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं बताऊंगा, केवल और केवल टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, जिससे आपका सब्जेक्ट पूरी तरीके से तैयार हो सके। हाँ, आज से हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका मुख्य मुद्दा है कि सिविल सर्विसेज में छात्रों की सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत कम होता है। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ छात्र बहुत शीघ्र सफल हो जाते हैं और कुछ छात्र बहुत देर से सफल हो पाते हैं, या कुछ छात्र कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? कहीं ना कहीं जब हम लोग छात्र जीवन में थे उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग कम ज्ञान के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज्यादा ज्ञान के बावजूद भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो आज से हमारी ये जो सीरीज प्रारंभ हो रही है ये मुख्यतः कंपटीशन के लिए है, यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए ये हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईएएस और पीसीएस यानी कि आप भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कैसे कर सकते हैं और प्रोविंशियल सिविल सेवा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तैयारी के कौन कौन से चरण होंगे, कैसे चरण होंगे, आप जुडिशरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। और इस सीरीज में कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप यदि तैयारी में कहीं पिछड़ रहे हैं तो वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आप अन्य अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं और अन्य साथी आपसे आगे निकल जाते हैं। विशेष तौर से जब हम आईएएस या पीसीएस के लिए या लोअर सबऑर्डिनेट के लिए, या कह लीजिए आप एसएससी के लिए भी जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं होता तो वो एक कंपटीशन ही है। लेकिन यहां हम लोग पढ़ेंगे केवल सिविल सर्विसेज के लिए, और सिविल सर्विसेज यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार लोग सफल होते हैं और किस प्रकार लोग असफल होते हैं, इस मापदंड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किस तरीके से इन परीक्षाओं को विभाजित किया जाता है, कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें सम्मिलित होती हैं और उन परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करके आप
सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, जब मैं इंटर लेवल पर भी पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था कि आपको विद्वान कहाँ होना है, आपको अपने सिलेबस में विद्वान होना है, सिलेबस से बाहर विद्वान नहीं होना है। यदि आप सिलेबस से बाहर विद्वान होंगे तो आप समाज में तो विद्वान सिद्ध होंगे, लेकिन लोक सेवा आयोग में सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया है आपको उसी के अनुसार अपनी योग्यता बढ़ानी है और योग्यता दिखानी है। किस तरीके से आप चलते हैं और किस तरीके से आगे निकल जाते हैं, ये महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस तरह हम ये सीरीज एक लेकर आए हैं जिसमें कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन कैसे दिया जाता है, हमको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। परीक्षा में रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होती है। योग्यता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी रणनीति महत्वपूर्ण होती है। रणनीति के बिना आप ये नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में अपना बहुत सारी विद्वता दी, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए। यदि आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो ये समस्याएं खड़ी होती चली जाती हैं। तो ये सारी स्थितियां होती हैं कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। कहा जाता है जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उसमें से लगभग 15 से 20% विद्यार्थी सीरियस स्टूडेंट होते हैं और वो कठिन परिश्रम करते हैं, उनमें योग्यता होती है, लेकिन उसके पश्चात सिलेक्शन 2 या 3% लोगों का ही होता है। बाकी जो 16%, 15% लोग हैं वो असफल हो जाते हैं, उन्हें अन्य विकल्प तलाशने पड़ते हैं। तो उनमें कहाँ ऐसी दिक्कत आ जाती है, कहाँ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि मेहनत भी की उन्होंने, परिश्रम भी किया उन्होंने, ज्ञान भी उनके पास था, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। तब देखने में ये मिलता है कि ऐसे लोग परीक्षा की जो तैयारी है, परीक्षा की जो रणनीति है, वो ठीक से नहीं बनाते हैं। सिविल सर्विसेज में मुख्यतः 3 तरीके की परीक्षाएं होती हैं और उन तीनों परीक्षाओं को आपको एक साथ में पास करना होता है। यानी कि जिस ईयर में आपने प्रारंभिक परीक्षा पास की, उसी ईयर की मुख्य परीक्षा भी पास करनी है और उसी ईयर का आपको इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा। जब ये तीनों परीक्षाएं आप एक साथ पास कर लेते हैं तभी आप सफल कैंडिडेट कहलाते हैं और आपको आपके सपने की पोस्ट मिल जाती है। आपको समाज की सेवा के साथ साथ एक वैभवशाली पोस्ट भी मिल जाती है, जिसके साथ आप समाज की सेवा भी कर पाते हैं और अपना जीवन यापन भी अच्छे रूप में कर पाते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में रणनीति की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। रणनीति के माध्यम से ही हम इन परीक्षाओं में आसानी से सफल हो सकते हैं। अब आप देखिए कि जो सिविल सर्विसेज हैं इनमें 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। यानी कि पहली परीक्षा जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहते हैं, वो मुख्यतः
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर आधारित होती है और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी अलग तरीके से करनी पड़ती है। दूसरी परीक्षा जिसे हम मुख्य परीक्षा या मेन एग्जामिनेशन कहते हैं, उस मेन एग्जामिनेशन में आपको अपनी लेखन शैली की प्रतिभा दिखानी पड़ती है, आपको अपनी अभिव्यक्ति की शैली दिखानी पड़ती है और इस शैली के पश्चात ही आपको विषय पर कितना पकड़ है वो आपको यहाँ दिखानी पड़ती है और इसके पश्चात ही आपको यहाँ सफलता प्राप्त होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी एकदम अलग होती है, जबकि मेंस परीक्षा की तैयारी एकदम अलग होती है। वहीं पे जब आप मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तब आप कहां पहुंचते हैं? इंटरव्यू में पहुंचते हैं या साक्षात्कार में पहुंचते हैं। और साक्षात्कार की जो तैयारी है वो एकदम अलग तरीके की तैयारी है। यहां क्या है? यहां आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। यहां पर एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है और वो देखता है कि आप किस तरीके से अपने उत्तर दे रहे हैं। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप इरिटेट हो जाएं, जिसमें आपको कठिनाई होने लगे, और यदि आप उस समय इरिटेट होते हैं, आप अपने गुस्सा पर काबू नहीं रख पाते हैं और आप अपने व्यक्तित्व का नकारात्मक पोर्शन वहां पर प्रदर्शित कर देते हैं, तो यहीं आपकी असफलता आ जाती है। और उस असफलता के कारण आपने जो 2 परीक्षाएं पास की हैं उनका रिजल्ट भी शून्य हो जाता है। फिर आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है और पुनः आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालनी पड़ती है, मुख्य परीक्षा निकालनी पड़ती है और इंटरव्यू में पहुंचना पड़ता है। ये सारी स्थितियां मैं लगातार देखता चला आ रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि मैं कुछ आयोग में एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी काम करता हूं, तो कैसे लोग अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं, कैसे कॉपी में वो लिखते हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चंस को समझते हैं। मुख्य परीक्षा में मूलतः मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाते हैं। इस पर मैं विस्तार से एक वीडियो लेकर आऊंगा। यहां केवल हम लोग देख लेते हैं कि जब आप साक्षात्कार में होते हैं तब आपकी अभिव्यक्ति शैली कितनी प्रभावी है, आप कितने वाक्पटु हैं और आप किस आसानी से कठिन समस्याओं को, कठिन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं। यही वो मूल परीक्षा होती है। यहां आपके ज्ञान को चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में अपना ज्ञान प्रदर्शित करके आए हैं। यहां पर आपके व्यक्तित्व का प्रदर्शन होता है और व्यक्तित्व के प्रदर्शन के साथ ही आपको वहां पर अंक प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्तों के, हमारे मित्रों के, हमारे सहपाठियों के और हमारे सीनियर्स के ऐसे किस्से हैं जिनसे आप प्रेरित भी होंगे और जिनसे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड के बारे में, जो हमारा इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसके बारे में हम कुछ जानकारियां रखते हैं और उन जानकारियों के आधार पर हम पहले से भयाक्रांत हो जाते हैं, यानी कि भय में आ जाते हैं कि ये बोर्ड अच्छा है, ये बोर्ड खराब है, ये बोर्ड कम नंबर देता है, ये गुस्से में पूछता है। इस तरीके की मनोदशाएं हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बैठने से पहले ही हमको नर्वस करती हैं। इंटरव्यू मुख्यतः एक साइकोलॉजिकल परीक्षा है। इसमें मनोविज्ञान का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे एक सीनियर थे,
उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वो गए। उनका पहला इंटरव्यू था ये। अभी वो 21 साल के कंप्लीट हुए थे और उन्होंने ये पहली बार एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा निकाली, मुख्य परीक्षा निकाली, अब इंटरव्यू देने गए। पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, अभी इंटरव्यू के बारे में उतना जानते नहीं थे और जिस बोर्ड में उनका पड़ गया उसकी ख्याति थी कि बहुत कड़क बोर्ड है, बहुत खतरनाक बोर्ड है। तो वैसे ही वो अंदर से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस में आ गए। इसके पश्चात जब वो वहाँ पहुँचे इंटरव्यू बोर्ड में, वहाँ पर बैठने के पश्चात उनसे पहला ही इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। क्योंकि आपकी सारी डिटेल होती है, आप डिटेल भरते हैं, तो उन्होंने लॉ किया हुआ था और इंटरव्यू बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो लॉ के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन लॉ से ही प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा कि जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी उसका आंसर करने में, लेकिन सोचिए अंदर से डरे हुए थे वो। तो उनके साथ क्या स्थितियां हुई। सामने से क्वेश्चन धीमे से उन्होंने पूछा कि बच्चा डर ना जाए, इसका ख्याल बोर्ड रखता है। तो बोर्ड के चेयरमैन ने धीमे से पूछा कि यदि किसी परिवार में 2 चूल्हे हो जाते हैं तो उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा। अब यहां चूंकि पहली बार इंटरव्यू दे रहे थे और पहले से डरे हुए थे और धीमी आवाज में क्वेश्चन पूछा गया, तो पंडित जी के पास वो क्वेश्चन पहुंचा नहीं ठीक से। उन्होंने चूल्हे को सुन लिया चूहा, रैट। उन्होंने क्या सुन लिया? चूहा। क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि घर में 2 चूल्हे हो जाएं तो उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा। प्रतियोगी ने सुना कि यदि घर में 2 चूल्हे हो जाएं, 2 चूहे हो जाएं तो उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा। अब उन्होंने भी बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया कि सर, चूहों को राशन कार्ड की क्या आवश्यकता। और जब ये आंसर उन्होंने सुना तो सारा बोर्ड हंसने लगा और अध्यक्ष जी को गुस्सा आया तो उन्होंने डांटा भी। उलट, मैं चूहा नहीं चूल्हा बोल रहा हूं। यदि किसी घर में बंटवारा हो जाए तब उसका राशन कार्ड, यानी 2 चूल्हे हो जाएं, ये अभी एक ही चूल्हा था, 2 भाई थे, साथ में रह रहे थे, अगर वो दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं तो उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। लेकिन वो बेचारे इतने अंडर प्रेशर में थे कि चूल्हे को चूहा सुन लिया उन्होंने, और चूहे को, अब उन्हें लगा कि चूहे को राशन कार्ड की क्या आवश्यकता। तो उन्होंने कहा सर, चूहे को राशन कार्ड की क्या आवश्यकता। उसी पे बोर्ड के अध्यक्ष जी ने थोड़ा सा डांट दिया। उलट, अब जब वो पहले से ही अंडर प्रेशर थे, गलत सुन लिया, उसके बाद बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उन्होंने डांट भी दिया, तो अब तो पंडित जी ने पूरे हाथ पैर छोड़ दिए और उनका इंटरव्यू पूरी तरीके से खराब हो गया। इसी तरीके से मैं अपने मित्र का इंटरव्यू आपको बताना चाहूंगा कि वो जब इंटरव्यू देने गए, वो पहली बार इंटरव्यू दे रहे थे और इतना अंडर प्रेशर थे कि इंटरव्यू में उन्होंने सारे क्वेश्चन सही बताए, लेकिन इसके बाद भी उनको नंबर मिले 60 नंबर। जब उनको 60 नंबर मिले तो वो बहुत परेशान हुए और इसी 60 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो वो बहुत परेशान हुए क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में जो बोर्ड बैठा है उसे एक प्रतियोगी से कोई ईर्ष्या तो होती नहीं है, द्वेष तो होता नहीं है, बैर तो होता नहीं है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू देने वाले जा रहे हैं सारे के सारे सामान्य लोग हैं और लगभग सारे लोग 99.9% नए बच्चे पहुंचते हैं जिनको कि इंटरव्यू बोर्ड वाले पहचानते भी नहीं हैं। तो तब इनको इतने कम नंबर क्यों मिले? उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे, फिर भी उनको इतने कम नंबर मिले।
तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो साइकोलॉजी की हेड थी मैडम, उनसे मिलने का हम लोगों ने टाइम लिया। जब उनसे हम लोग मिले तो उन्होंने पूछा कि ऐसे नहीं, आपने सारी चीज़ें बताई, आप ये बताइए कि आप जब कमरे में घुसे तो आपने क्या किया, फिर आप कैसे बैठे, फिर उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ हुए। तब वहाँ गलती समझ में आई, क्योंकि पहला इंटरव्यू था, डरे हुए थे, तो क्या किया, कुर्सी पर आगे बैठ गए। यानी कि आपको कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठना है। और उन्होंने क्या किया, कुर्सी के आगे ही बैठ गए और सारा इंटरव्यू जो 10 से 15 मिनट चला वो 10 से 15 मिनट एकदम आगे बैठ के ही दे दिया। सारे क्वेश्चन सही बताए, लेकिन फिर भी नंबर कम मिला। क्यों? क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। जब व्यक्तित्व आप डरे हुए होते हैं तो आप वो आंसर उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। आंसर तो आपने सही दिए, लेकिन उनका तरीका, उनका बिहेवियर वो सब अलग हो जाता है, जिसके लिए आपको पहले से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगला इंटरव्यू उन्होंने पीछे बैठ के आराम से रिलैक्स होके दिया, तो वहीं उनको 120 नंबर प्राप्त हुए। कहाँ 60 नंबर प्राप्त हुए थे, कहाँ अगले बार दुगने अंक मिले, और वो उत्तर प्रदेश पीसीएस में डिप्टी एसपी रैंक पर सिलेक्ट हुए। आजकल बरेली में एसपी देहात की पोस्ट पर पोस्टेड हैं। तो यही स्थितियां होती हैं कि आपको अपनी छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखना पड़ता है और आपको ये सारी चीजें क्रमिक रूप में देखनी पड़ती हैं। तो ये बड़ी परीक्षाएं हैं, इनको पास करने के बाद आपको समाज में बहुत सारा सम्मान मिलता है। तनख्वाह तो उतनी नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं ऐसी मिलती हैं जिन सुविधाओं को आप जुटाने के लिए यदि जाएंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। तो ऐसी सारी सुविधाओं के साथ ऐसे योग्य जगह पर बैठने के लिए आपको सारी चीजों को नियंत्रित करके और क्रमशः तैयारी करते हुए, यानी कि तैयारी का जो पैटर्न है आपका वो 2 तरीके से होता है। एक तो तीनों परीक्षाओं के लिए आपको समग्र ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो यानी कि पहला जो आपका स्टेप है वो वही है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त करना है कहाँ? आपके पाठ्यक्रम में ज्ञान प्राप्त करना है, पाठ्यक्रम के अंदर ज्ञान प्राप्त करना है और उसी में आपको योग्य होना है। जब आपने को वो ज्ञान मिल गया, जब आपने मेहनत के साथ वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उस ज्ञान का प्रयोग आप किस तरीके से प्री एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में करेंगे और किस तरीके से आप मुख्य परीक्षा में लेखन शैली के विकास में करेंगे। मुझे याद है, हमसे उम्र में थोड़े ही छोटे थे, लेकिन वो हमसे पूछने आए कि सर हमको निबंध में बहुत कम अंक मिलता है। निगम साहब थे, मुझको बहुत कम अंक मिलता है। तो हमने, आप लिखते कैसे हैं निबंध? आप लिख के लाइए एक दिन। जब उनका निबंध देखा तो मुझे लगा कि निबंध ऐसे नहीं लिखा जाता है। निबंध कैसे लिखा जाता है ये विस्तार में चर्चा करेंगे। आज चूंकि हम लोग तैयारी की स्थितियां समझ रहे हैं, तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान को कैसे मुख्य परीक्षा में रखेंगे, किस तरीके से प्री परीक्षा में प्रयोग करेंगे और इसके पश्चात कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करके हम इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे, किस तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कमरे में 2 कार्य करिए। एक तो अपने पाठ्यक्रम को लगा के रखिए, अपनी टेबल के सामने अपने पाठ्यक्रम को चिपका दीजिए, और दूसरा अपने कमरे में एक बड़ा सा मिरर लगाइए, बड़ा सा शीशा लगाइए, जिसमें आप देख सकें लगातार कि आप जो बोल रहे हैं, बोलते समय आपका अजीब तरीके से मुंह तो नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीजों पर संतुलन रखना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए। इसी तरीके की सीरीज को लेकर
ये सीरीज जो हमने आज प्रारंभ की है, ये सारी परीक्षा की तैयारियों के लिए और मुख्यतः सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा और आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित होता रहूंगा। आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, इंटरव्यू में जो एक्सपर्ट बैठता है वो क्या सोचता है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा। केवल यह नहीं बताऊंगा कि मैं किस स्टेट में एज ए एक्सपर्ट काम करता हूं। वो सारी चीजों की चर्चा मैं यहां आपसे करूंगा, शेयर करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा और विस्तार से आप लोगों के साथ जुड़ के रहूंगा। लगातार जब हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो निश्चित तौर से हम एक बेहतर तैयारी करके ये सारी की सारी परीक्षाओं में सफलता के नए आयामों को छुएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों तक प्रेषित करिए। यही हमारी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।